सपना चंद दिनों में माहिर शूटर कैसे बन गई। मार्शल आर्ट की बुनियादी दाव पेच भी 2 हफ्तों में सीख लिए। हुसैन उस्तरा के सामने कभी बुरके बगैर नहीं आई। मोटरसाइकिल सीखते हुए बुरका पहिए में आया तो उस्तरा ने कहा, जिस रास्ते पर चल पड़ी हो बुरका उतारना होगा। दूसरे दिन उस्तरा अशरफ उर्फ सपना का खूबसूरत चेहरा देखकर हैरान रह गया। नाज़रीन मोहतरम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जमशेद मुश्ताक और आप देख रहे हैं रेम्बो स्टोरीज़। इससे पहले आप मुंबई माफिया 2.0 की 9 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस्त नंबर 10 मुलाहिजा फरमाएं। हुसैन उस्तरा बता रहा था, जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सारी रात ख्वाब देखता रहा हूँ। अभी मैंने बिस्तर नहीं छोड़ा था कि मजीद फ़ौरन मेरे पास आया और कहने लगा कि कोई बुरके वाली औरत दरवाजे पर खड़ी जगर रही है। मैंने इसे अंदर आने से रोक दिया है, लेकिन वो आपसे मिलने पर बज़िद है। मैंने मजीद से कहा, इसे वापस भेज दो और कहो 12 बजे आना। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों आ गई। मजीद ने मुझे बताया, भाई 12 तो बज चुके हैं। मैंने अपनी घड़ी देखी और मजीद से कहा कि अच्छा ठीक है, इसे अंदर बिठा दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी थी। इसने अपना सर थोड़ा सा झुका कर कहा, सलाम भाई। मैंने इसका सलाम का जवाब दिया, लेकिन सच ये है कि मुझे इसके आने की ज़रा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह फ़कीरों, यतीमों और बेवाओं का मुंह देखकर तो सारा दिन बुरा गुजरता है। बहरहाल मैंने इससे पूछा, चाय पिएंगी आप? अशरफ ने जवाबन कहा, नहीं, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं नाश्ता कर लूँ। इसी अथना में मजीद अंदर आ गया। इसके हाथ में प्लेट थी जिसमें नाश्ता था। अदराह तकल्लुब मैंने एक मरतबा फिर इससे पूछा कि कुछ ले लें, लेकिन इसने मना कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। जब तक मैं नाश्ता करता रहा वो अपना मुंह खिड़की की जानिब किए खाली नज़रों से बाहर देखती रही। वो चाहती थी कि मैं नाश्ता करते हुए इसके सामने शर्मिंदगी महसूस ना करूं। मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने मजीद से कहा कि तय खाने में जाकर टारगेट लगा दे। मजीद ने हाँ में सर हिलाया और चल दिया, लेकिन इसे बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो जाते जाते बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखता रहा था। नाश्ता करते हुए मैंने अशरफ से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब कुछ तुम कर लोगी? इसने मेरी जानिब देखते हुए एतमाद से कहा, बेशक। मैंने पहली मर्तबा देखा कि इसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। लगता था कि वो रात भर नहीं सोई। मैं अशरफ की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन इसकी बेबसी मुझे मजबूर कर रही थी। इसने कहा, मैं बदला लेना चाहती हूँ, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने शोहर के रूह को करार पहुँचाने के लिए। मैंने एक आप भरते हुए कहा, अच्छा तो चलो फायरिंग रेंज पर चलते हैं। हम दोनों इमारत के तय खाने में चले गए। ये फायरिंग रेंज इतनी वसी ना थी कि गोलियों की घन गरज संभाल सके, लेकिन मजबूरी थी। मजीद ने बड़े अच्छे अंदाज से टारगेट लगाए थे। टारगेट के ऐन दरमियान मेज़ पर चंद पिस्तौलें पड़ी थीं। इनमें से एक मकामी स्टार पिस्तौल और मेरा पसंदीदा जर्मन माउज़र था। मैंने अशरफ को पिस्तौलें दिखाते हुए पूछा, कौन सी पिस्तौल लेना पसंद करोगी? अशरफ ने कहा, वो वाली जिससे मेरा टारगेट आसानी से मर सके। मुझे इसके जवाब ने काफ़ी मुतासिर किया, लेकिन मैंने तअस्सुरात को अपने चेहरे से ज़ाहिर ना होने दिए। इसके बाद मैंने अशरफ से कहा, तुम मुझे बता दो, तुम्हें गोलियों की आवाज़, खून वगैरह से डर तो नहीं लगता? क्या ये सब तुम सह लोगी? इसने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने दरवाजे पर आवाज़ देते हुए कहा, ज़रा सोच लो, हाँ कहना बहुत आसान है। मेरी बात काटते हुए वो बोली, जब आप अपने प्यारों को अपने सामने सिसकते और मरते देख लेते हैं तो फिर आपको इन सब बातों से डर नहीं लगता। मैंने मजीद से कहा कि चश्मे और कानों पर पहनने वाले गिलाफ ले आओ। मैंने अशरफ को बताया कि चूंकि इसकी इब्तदा है, इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें वो पहन ले। अशरफ ने इससे पहले कभी पिस्तौल हाथ में नहीं पकड़ी थी। मैंने इसे बड़ी तफसील के साथ पिस्तौल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताना शुरू किया। मैंने इसे मुतनब्बा किया, जब तक तुम अपने टारगेट के पास ना पहुंचो, पिस्तौल के घोड़े से अपनी उंगली दूर रखना। इसके बाद मैंने इसे समझाने के लिए पोजीशन संभाली। मैंने पिस्तौल उठाई और निशाना बांधा। इस दौरान अशरफ बड़े गौर से मुझे देखती रही कि मैं क्या और कैसे कर रहा हूँ।
मैंने अपनी टांगों को खोलकर कमर को थोड़ा सा झुका लिया। फिर इसने कहा, सीखने के दौरान तुम्हारी पोजीशन इसी तरह होनी चाहिए, इस तरह तुम मतवाजन हालत में खड़ी रह सकोगी। अशरफ ने सर हिलाकर ठीक है का जवाब दिया और अपना पिस्तौल हाथ लेने के लिए बढ़ा दिया। मैंने मैगजीन लोड करके पिस्तौल इसे दे दी। शायद इसे पिस्तौल के वजन का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए इसका हाथ यकदम नीचे की जानिब झुक गया। लेकिन अगले ही लम्हे जब इसने हूबहू मेरे जैसी पोजीशन ली तो मैं हैरान रह गया। इसने अभी बुर्का पहना हुआ था, लेकिन अपने तजर्बे से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इसकी पोजीशन बिल्कुल सही है। मैंने कहा, ठहरो, ऐसे नहीं, तुम्हें हथियार को चेक करना चाहिए। ये सुनकर वो कुछ परेशान सी हो गई। मुझे इसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। मैंने इससे पिस्तौल ली और चंद मीटर दूर खड़ा हो गया। फिर मैंने इससे कहा, गौर से मुझे देखो। मैंने पिस्तौल को ज़रा सा झुकाया और अपनी जानिब किया। मुकम्मल पोजीशन संभालने के बाद मैंने सेफ्टी कैच पर उंगली मारी तो टक की सी आवाज़ आई। मैंने कहा, अब पिस्तौल फायरिंग के लिए तैयार है। इसके बाद मैंने 2 मरतबा फायर किया। इनमें से एक गोली टारगेट के ऐन मरकज़ में जाकर लगी। गोली के मरकज़ में लगने से मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नहीं चाहता था कि अशरफ के सामने मेरा निशाना चूके। इसके बाद मैंने पिस्तौल अशरफ के हाथ में थमा दी। मैंने इसे बता दिया था कि पिस्तौल की आवाज़ और झटके का ख्याल रखे। इसने बड़े ही एतमाद से कहा, मैं खौफज़दा नहीं हूँ। इसने पिस्तौल के साथ निशाना बांधा और अपनी शहादत की उंगली घोड़े पर रखी। मैंने इससे कहा, पिस्तौल को और मत तानो, अब फायर कर दो। इसकी उंगली ने घोड़ा दबा दिया। गोली हवा में उछल गई और पिस्तौल के ज़ोरदार झटके की वजह से अशरफ पीछे जा गिरी। मैंने इसे कहा, तुम्हें मजबूती दिखाना होगी, नाजुकपन नहीं चलेगा। ये कहते हुए मैंने इसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो इसने कहा, नहीं, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मर्द मुझे छुए। मुझे कुछ गुस्सा सा आ गया और मैंने कहा, अच्छा, तो अपनी इद्दत के दौरान किसी औरत का यूं गैर मर्द के सामने आना भी दुरुस्त नहीं है। अशरफ ने मेरी बात पर ज़रा ध्यान ना दिया और खड़ी हो गई। खड़े होकर कहने लगी, मैं फिर कोशिश करती हूँ। इसकी बेरुखी पर मैं गुस्से से भरा हुआ एक कोने में पड़े स्टूल पर जाकर बैठ गया। इस दौरान अशरफ ने शूटिंग के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर सीख लिया था। हमने पहले दिन अपना ट्रेनिंग मिशन शाम 4 बजे ख़त्म किया। मैंने इससे कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम्हें खुद को ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसे खाने के लिए दावत दी, लेकिन इसने मना कर दिया। कहने लगी, नहीं शुक्रिया, ये हुसैन भाई कल कितने बजे आना है? मैंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, एक तो मुझे भाई कहना बंद करो, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। बहरहाल कल इसी वक्त मिलते हैं। इसके बाद इसने मुझे खुदा हाफिज़ कहा और चली गई। अगले चंद दिनों में इसने बड़ी महारत के साथ पिस्तौल चलाना सीख ली थी। एक दिन तय खाने में हम अपना शूटिंग मिशन ख़त्म कर चुके थे। मैं स्टूल पर बैठा इसे देख रहा था। वो जाने के लिए अपने बैग में सामान डाल रही थी। सामान समेटने के बाद वो मेरी जानिब आई और कहने लगी, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और कहा, क्या तुम किसी से लड़ सकती हो? इसने कहा, नहीं। इस पर मैंने कहा, फिर समझ लो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। ये सुनकर वो ज़रा गुस्से से बोली, तो चलो फिर शुरू करते हैं, इंतज़ार किस बात का है? मुझे इसके रवैये पर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो यूं समझने लगी थी कि इसके सिवा मेरी ज़िंदगी अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही थी। मैंने भी गुस्से से कहा, सुनो लड़की, मुझे और भी बहुत से काम हैं। ये तो मेरा एहसान है कि तुम्हारे लिए वक्त निकाल रहा हूँ। तुम्हें तो इस बात के लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वो अपने रवैये पर कुछ नादिम दिखाई दी और इसने मुझसे माफ़ी मांगी। इस माफ़ी का मांगना था कि मेरा गुस्सा जाता रहा। मैंने कहा, बहरहाल आज मैं तुम्हें कुछ मज़ीद बातें बताए देता हूँ कि अपना दिफा कैसे किया जाता है। इसके बाद मार्शल आर्ट के बारे में मज़ीद कल बात होगी। अशरफ कंधे पर अपना बैग लटकाए खड़ी मुझे गौर के साथ सुनती रही। मैंने इससे कहा, सिर्फ चंद असूल हमेशा याद रखना। तुम्हारे जिस्म के 3 हिस्से ऐसे हैं जिन्हें तुम अपने दिफा में इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हारी कोहनियाँ, घुटने और एड़ियाँ। अगर तुम ज़ख्मी भी हो जाओ तो जिस्म के ये 3 हिस्से फार रहेंगे। इसके बाद इसने चंद सवालात किए और फिर चली गई। इसके जाते हुए वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। इसके लिए मैं खुश था कि वो नाराज़ नहीं गई। अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे और अशरफ की कारकर्दगी काफ़ी तसल्ली बख्श थी। हम रोज़ाना मिलते थे।
इसने इतवार के रोज़ भी ट्रेनिंग पर जोर दिया। मेरे लिए इसे मना करना आसान नहीं था। अशरफ अब भी मुझे इतना ही अजनबी समझती थी, लेकिन मुझे अब कुछ ऐसे उनसियत सी हो चुकी थी। अब मैं इसे तमाम काम दिल से सिखाने लगा था। इसके बाद मैंने इसे मोटरसाइकिल चलाना सिखाई। एक मर्तबा वो मेरे साथ बैठी मोटरसाइकिल चलाना सीख रही थी कि इसका बुरका पहिए में फंस गया और हम जानलेवा हादसे का शिकार होते होते बचे। इस वाक़े के बाद मैंने इसे बता दिया कि बुरके के साथ मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि जिस रास्ते पर वो चल निकली है इसमें बुरका उतारना होगा। इस बात पर वो बहुत नाराज़ हुई और हमारे दरमियान काफ़ी बहस हुई। काफ़ी झगड़ा करने के बाद अशरफ चली गई। अगली सुबह जब मैं जागा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अशरफ बुरके के बगैर ड्राइंग रूम में मौजूद थी। वो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा हसीन लड़की थी। मैं इसे हैरान साथ देख रहा था कि बड़े तंज़िया अंदाज से इसने कहा, हुसैन साहब मोटरसाइकिल चलाना सीखें। मैंने खुशी से कहा, बिलाखिर तुम मान ही गए। इसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं महमूद के कत्ल का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इससे अगली एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह अरुण गावली ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अशरफ उर्फ सपना की मदद करने से इनकार कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।